हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे में चल रही होगी, आनंद में चल रही होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो बना रहा हूँ, आज का वीडियो अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। क्योंकि अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तरीका वही है, पहले मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन यानी प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाने वाला हूं, प्रत्येक लाइन की व्याख्या समझाने वाला हूं। इसके अलावा बात करें अपने क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो जहां अगर बीच में है तो अपन उनको वहीं पर सोल्व करने वाले हैं। अगर अपन बात करें अपने पैराग्राफ्स की, तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को इसी में करवाने वाला हूं, बीच में करवाने वाला हूं। अगर बात करें अपने अंतिम क्वेश्चंस की और एडिशनल क्वेश्चंस की, वो मैं आप लोगों को लास्ट में करवाने वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये जो अपना वीडियो है वो कंप्लीट देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि आप लोगों को वीडियो है वो जो अपनी चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बड़ा ही शानदार चैप्टर ऐसा जिसमें आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है और बिल्कुल मोटिवेट होने वाले हो। मोटिवेट का मतलब अपन को प्रेरणा मिलने वाली है इस चैप्टर से, बड़ी शानदार प्रेरणा। ऐसी प्रेरणा कि आप अगर बुरे वक्त में हो तो भी आप लोग कितना शानदार कार्य कर सकते हो। एक छोटी सी बच्ची है, वो हमें प्रेरणा देकर जाएगी इस चैप्टर में, और देखना क्या क्या उसके साथ विपदा होती है। तो देखो अपने पास फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की बात कर लेते हैं कि इसमें अपने पास क्या क्या है। पहले अपन बात करें तो देखो, बिफोर यू रीड अपने थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसका ये है अपने पास है एनी फ्रैंक, जिसने ये डायरी लिखी थी। अब उसकी डायरी में क्या क्या लिखा था उसका एक छोटा सा उद्धरण अपने पास है, यानी छोटा सा हिस्सा अपन पढ़ने वाले हैं। बड़ा आनंददायक है, ऐसे लगेगा कि हाँ भाई, एक जो बच्चा है वो भी गुरुजी को सिखा सकता है, आप लोग भी हमें सिखा सकते हो, ये बच्ची वही काम करती है। देखो पहले इसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपको जानकारी होना जरूरी है कि ये लड़की कौन थी आखिर, जिसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं भाई। अरे सभी पढ़ने का मतलब पूरा राजस्थान पढ़ रहा है, पूरा भारत पढ़ रहा है। एनी फ्रैंक सीबीएसई में भी तो है ना चैप्टर, तो पूरा भारत जब इसके बारे में पढ़ रहा है तो कुछ तो खास होगी ना इस लड़की में, कुछ तो इसकी विशेषता रही होगी ना, तभी तो पढ़ रहे हैं। कोई अपने बारे में नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये अपन बनेंगे रहे, चिंता मत करो, हम भी ऐसा कुछ करेंगे कि दुनिया अपने बारे में सोचेगी। चलो पढ़ते हैं। देखो, एनालिज मेरी, इसका नाम पूरा था एनालिज मेरी एनी फ्रैंक। देखो एनी फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945, ये इसकी डेट है भाई। अपना इसका जीवन काल है, 1929 में तो पैदा हुई और 1945 में ये चल बसी। इसका मतलब है 16 वर्ष की उम्र में ये अपने पास मतलब भगवान के पास चली गई। वाज ए जर्मन जर्मन बोर्न जेविश गर्ल, यानी जर्मन में तो पैदा हुई, लेकिन ये जेविश गर्ल थी। जेविश यानी यहूदी धर्म की लड़की थी। जैसे अपने यहाँ भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में पैदा होते हैं, तो वैसे ही अपने पास जर्मन में तो पैदा हुई, लेकिन जेविश जेविश जो है वो उसका अपने पास क्या है, धर्म था। हु रोट व्हाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तब की बात है, ये अपने पास वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान की बात है, जब आपके पास क्या हुआ था कि अपने पास ये छुपी हुई थी भाई। उसने डायरी कब लिखी? जब ये रोट लिखी भाई, ये डायरी कब लिखी? व्हाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जो अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी। कहाँ बताएंगे भी। एंड 4 फ्रेंड्स इन द एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी भाई, यानी कहने का मतलब उसका परिवार है वो अपने पास अपने 4 दोस्तों के साथ और परिवार के साथ कहाँ, एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। कब? ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मन ने अपने पास आक्रमण किया, या ऑक्यूपेशन मतलब उस पे कब्जा कर लिया, किस पे? ऑफ नीदरलैंड्स, जब उसने नीदरलैंड्स पे कब्जा कर लिया इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तब वो छुपे थे कहां, एम्स्टर्डम में। याद रखना ये मेरी बात, बड़ी आगे बहुत मजा आने वाला है, चिंता मत करो। रहे देखो, हर यानी उसके बारे में, एनी फ्रैंक के बारे में बात करें, हर फैमिली उसका परिवार हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब नाजीज लोगों ने, यानी कहने का मतलब नाजी लोगों ने अपने पास अपने पावर में आ गए भाई, गेन का मतलब प्राप्त कर लेना, पावर यानी शक्ति इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजी लोगों का अपने पास अधिकार हो गया, बट वर ट्रेप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स।
अब जब उन्होंने क्या, देखो मैं बता देता हूँ, एक सीधी सी बात बता देता हूँ, एम्स्टर्डम में चले गए बेचारे वो। जब अपने कहने का मतलब एक धर्म का जब दूसरे धर्म के साथ झगड़ा होता है तो दूसरे जो हारता वो बेचारा छुपता है। ये हर देश की बीमारी है, हर देश में मिलता है जो अपने पड़ोसियों से लड़ता है। बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, जब अपने पास वो नाजीज पावर में आए जर्मनी में, तो वो बेचारे एम्स्टर्डम चले गए, लेकिन एम्स्टर्डम में भी उनको तलाश कर लिया गया। कब? जब नाजी लोग है क्या करने लगे, नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ना, जब उनका अधिकार उनके पावर बढ़ने लगे तो वो फिर बेचारे क्या हुए, वापस पकड़ लिए गए इन नीदरलैंड्स। एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, और जैसे कि अपने पास अवधारणा पैदा हो गई थी जेविश लोगों के खिलाफ, जेविश जनसंख्या के खिलाफ, जेविश यानी यहूदी धर्म के खिलाफ, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। फिर बेचारे क्या हुआ कि यहूदी धर्म के लोग थे, कम थे वहां पे, तो उन्होंने क्या किया भाई, अपने अब अपनी जान बचाने के लिए, तो वो हर इंसान कोशिश करता है, इंसान की छोड़ो जानवर भी कोशिश करता है कि मैं नहीं मर जाऊं, तो वही अपनी जान बचाने के लिए उनके फादर ओटो फ्रैंक का ऑफिस बिल्डिंग जो थी ना, वहां पर बेचारे जाकर छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष हो गए वहां पर छुपे हुए। अब सोच के देखो, अगर आप लोगों को एक ही घर में बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp concentration camp system where any dead of typhus in Bergen Belsen within days of her sister। यानी कहने का मतलब है उनके बाद में क्या हुआ कि उनको वो जो अपने जहां पे बंदियों को रखा जाता है, यानी जहां पे अपने पास कहते हैं उन कैंप जिनको बोलते हैं, वहां पे ये रहे, और वहां पर एनालिज है वो टाइफस के द्वारा, टाइफस की बीमारी के कारण मर जाती है, बिल्कुल अपने बहन मार्गोट फ्रैंक के द्वारा। यानी जो मार्गोट है वो जो उसकी बहन थी वो भी उसी अवस्था में मरी थी, इसी अवस्था में वो बेचारी भी मर जाती है, यानी ऊपर चली जाती है। हर फादर ऑटो, उसके फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, ये व्यक्ति एक ऐसे थे जो अपने ग्रुप का जीवन यापन कर रहे थे, केवल अकेले व्यक्ति थे। ये क्या, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, बेचारे वापस एम्स्टर्डम आए जब युद्ध का अंत हुआ। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, बाद में ये पता चला कि एनी की जो डायरी थी वो बचा ली गई भाई, एम्स्टर्डम में बच गई भाई। कन्विंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और ये बात का विश्वास करते हुए, ये सोचते हुए कि ये बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही विशेष प्रकार का रिकॉर्ड है, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। जब इसका उसने ये सोचा कि भाई ये डायरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसने इस डायरी को किस नाम से छपवाया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये छुपाया। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड, ये बाद में नाम चेंज होता है। तो ये आपकी एक छोटी सी जानकारी है इस लड़की के बारे में, उसके परिवार के बारे में। आनंद आया होगा, बड़ा ऐसे प्रेरणादायक है ना कि कैसे दुख में जी रहे हैं। अभी पाठ में और भी आनंद आने वाला है, चिंता मत करो। सबसे पहले यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो चैप्टर में अपने पास क्या है, जो एनी है, जो अपने एनी है वो क्या लिख रही है, राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि एक डायरी लिखना मेरे जैसी लड़की के लिए एक अजीब ही अनुभव होता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, क्या होता है, अजीब, जिसको अपन कहते हैं अजनबी, जिसको एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, क्या होता है, अनुभव होता है। फॉर समवन लाइक मी, यानी मेरे जैसे कोई, अगर, अरे कहने का मतलब एक छोटी सी बच्ची डायरी लिखेगी तो कौन ही सोचेगा कि इसकी डायरी में क्या होगा, कोई नहीं सोचता है। बाद में देखो, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ लिखा ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं पहले लिखी नहीं। अरे कहने का मतलब ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट टाइम कोई गाना गा रहा है स्टेज पे आके तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने पहले नहीं गाया। बाथरूम में तो गाया ही होगा, अपने घर पे तो गाया ही होगा, क्लास में बैठ के तो गाया हो, स्टेज पे ही तो नहीं गाया, ऐसा ही तो होता है। हाँ, इसके बाद बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl, क्योंकि बाद में मैं ये मानती थी, इसलिए नहीं कि मैं पहले लिखी नहीं थी, कुछ भी नहीं लिखा था, मैं ये सोच रही थी कि अपने पास, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स, लेकिन क्योंकि मुझे ये लगा कि टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनीवन, यानी कहने मतलब ना तो कोई ना मैं विल बी इंटरेस्टेड, कोई भी रुचिकर नहीं होगा भाई,
कोई किसी को भी ऐसे इसमें आनंद नहीं मिलने वाला है, इंटरेस्ट नहीं आने वाला है इन म्यूजिक्स। म्यूजिक्स का मतलब होता है एक बचपने की जो हरकतें होती है उसमें। क्या 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल स्कूल गर्ल, यानी 13 वर्ष की स्कूल की लड़की जब डायरी लिखेगी तो उसमें मैं तो क्या किसी को भी आनंद नहीं आने वाला, कोई रुचि नहीं लेगा भाई, ये कह रही है वो, इसीलिए उसके लिए अजीब था भाई ये। ओह ऑन ओह वेल इट डजंट मैटर, अब लेकिन फिर उसने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना ऐसे महसूस किया, मैं महसूस करती हूँ मुझे डायरी लिखनी है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं हर वो चीज जो अपने सीने में दबी हुई है, यानी अपने मन में जो है वो सारी मैं क्या करना चाहती थी, मुझे आवश्यकता थी उनको एक साथ करने की और लिखने की। बाद में देखो आगे उसके डायरी लिखने का कारण क्या है, याद रखना ये बात। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, वो ये कहती है कि जो कागज है वो मनुष्य से ज्यादा धैर्यवान होता है। धैर्यवान, पेशेंस का मतलब धैर्य, ये क्या होता है, धैर्य होता है। ये कह रही है कि जो कागज है ना वो मनुष्य से ज्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये कहावत इसलिए कह रही हूँ, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, ये मैं तब कह रही हूँ जब मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रही थी। डिप्रेस का मतलब तनाव में जिसको अपन कहते हैं। वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और ये मैं कब की बात कर रही हूँ, जब मैं अपने घर में बैठी थी, अपनी ठुड्डी को ऐसे लगा के बैठी थी। बच्चों को देखना, आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं दिमाग में, कौन से ऐसे वो इधर की उधर, इधर की उधर, है ना, हवा में चलते रहते हैं, वो नहीं करना है। वो बेचारी ऐसे बैठी थी, ये बैठी थी, इसकी बता रहा हूँ। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बिल्कुल बोर हो रही थी। लिस्टलेस, नीरस बैठी थी। लिस्टलेस का जिसमें कोई रस नहीं, आनंद नहीं, बस सुस्त बैठे हैं, वहां से आल रहे हैं, बस ऐसे सुस्त बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो होता है नीरस। लिस्टलेस और बोर का मतलब जहां पे आपका मन नहीं लगता है। वंडरिंग, मैं विचार कर रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं ये आश्चर्य विचार कर रही थी। वंडरिंग मतलब आश्चर्यचकित होना है, विचार करना, मैं कि मैं घर पे जाऊं कि रुकूं कि जाऊं। आपके भी तो मन में होता है ना, मम्मी बैठा के घर पे चली जाती है, आप उदास बैठे हैं, फिर आपके मन में आता है यार मैं घर जाऊं, यहीं पे रुकूं कि बाहर जाऊं, रुकूं कि जाऊं कि रुके कि जाऊं, ऐसा लगा रहता है अंदर। तो बेचारी बच्ची तो है, उसके भी लगे रहता था। इसके बाद में क्या हुआ, हाँ, गो आउट। आई फाइनली स्टेड एट वेयर आई वॉज, मैं अंत में वहीं रुकती हूँ, वहीं रुकी जहां मैं थी। ये मेरा टेंस में भी समझाया हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता सोचना, मैं विचार कर रही थी, मैं सोच रही थी, मन में चल रहे थे अपने विचार। विचार चलने का मतलब है विचार जो कि आपके दिमाग में आते रहते हैं, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आप पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, वो सारी बातें हैं। इसके बाद यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, उसके बाद में हाँ, कागज में ज्यादा धैर्य होता है, ये कह रही है वो। क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बकबक ना, जैसे अपन मनुष्य के सामने यानी किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार व्यक्त कर देते हैं तो अगला थोड़ा सा तो धैर्य रखेगा, यार नहीं बतानी है, लेकिन जैसे ही उसके पेट में दर्द होने लग गया वो दूसरे को बता देता है। इसीलिए वो कह रही है कि जो पेपर है वो अपने पास धैर्य रखता है, धैर्यवान होता है, किससे, इंसान से। एंड इसके बाद सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make bit of difference। अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब वो क्या करे, सीधी सी बात है, मैंने ज्यादा बढ़ दिया। यस, हाँ, एंड और सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कोई योजना नहीं बना रही थी, टू लेट एनीवन एल्स, किसी को भी पढ़ने के लिए देने के लिए, स्ट्रिप बैक्ड का मतलब ऐसे खराब चीज जिसको अपन कहते हैं। नोटबुक ग्रैंडली, ग्रैंडली का मतलब होता है ऐसे थोड़ी विशाल बड़े तौर पर, रिफर्ड टू एज ए डायरी, और इसको अगर मैं बात करूं तो एक बड़े स्तर पे कहूं तो डायरी कहेंगे। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल, और ये कब तक लिखूंगी, जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। ये है अपना पहला पैराग्राफ, आगे बात करते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आती हूँ भाई। इतनी देर उसने बता दिया भाई डायरी क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, उसका दोस्त नहीं था, वो सारी बातें आती है। पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब सबसे पहले मैं पॉइंट पे आती हूँ, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, कहती हूँ कि मेरे मन में ये क्यों आया कि मुझे डायरी रखनी चाहिए, मेरे मन में क्यों आया भाई विचार। अरे अपने पास जब अकेले होते हैं, सुस्त होते हैं, कोई दोस्त नहीं होता है, तो फिर अपने मन में कोई न कोई विचार चलता रहता है, उसके मन में आया डायरी रखने का। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, उसका कोई दोस्त
नहीं था। यानी बढ़िया वाला दोस्त जिसको अपन कहते हैं कि जिसके ऊपर अपन आंख बंद करके विश्वास कर सके, ऐसा दोस्त नहीं था उसका। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं आपको स्पष्ट तौर से बताती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बता देती हूँ। क्या बताएगी? सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। आप ये यकीन नहीं करोगे कि एक 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में अकेली है, इकलौती है। ऐसे अरे कहने का मतलब है, ये क्यों कह रही है लाइन? वो कह रही है कि सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की है वो पूर्णतया इस दुनिया में अकेली है। कोई नहीं विश्वास करेगा। अरे 13 वर्ष की लड़की अपने क्लास स्कूल में जाएगी, वहां में फ्रेंड बना लेगी। यानी एक 13 वर्ष का बच्चा तो बहुत सारे लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में खेलता रहता है, लेकिन ये क्या कर रही है? मैं तो अकेली हूँ, पूर्णतः। कोई विश्वास भी नहीं करेगा इसकी बात पे। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, हाँ मेरे प्यारे माता पिता है, प्रिय माता पिता है। 16 years old सिस्टर, एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और वहां पे 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, मेरी चाची, प्यारी चाचियां हैं। गुड होम, एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस, लेकिन सरफेस की बात करें, सतह की बात करें, अपने मन की बात करें, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मैं ऐसा लगा जैसे मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, इसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, माई वन फ्रेंड ट्रू फ्रेंड, मेरा एक सच्चा दोस्त हो, उसके अलावा मेरे पास सब कुछ है भाई। मेरे पास माता पिता है, मेरे पास चाचा चाची है, मेरे पास अन्य 30 लोग और हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन सच्चा दोस्त नहीं है। हाँ, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, और ये सारा कुछ मैं सब सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। ये बता रही है वो। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, एवरीडे एवरीथिंग। हाँ, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, एनीथिंग, सॉरी, मैं हर किसी, यानी कह रहे आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप में ऐसा नहीं ला सकती कि मैं बातें करते रहूं एनीथिंग, कुछ भी बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन मैं क्या है कि साधारण बातें मैं अपने जीवन में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है, अपन साधारण बातें तो हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने दिल की जो बात होती है, जो खास होती है, वो केवल अपने खास दोस्त को बताई जाती है। We don't seem to be able to get any closer, और हम इतना पास भी नहीं दिखते हैं, लगते हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हाँ शायद हो सकता है मेरी समस्या हो, मेरी गलती हो गई कि दोस्त नहीं बने हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये हो सकता है कि कन्फाइड इन का मतलब होता है विश्वास करना, शायद यही कारण है। मेरी गलती भी है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं कर सकते। अरे हर किसी में विश्वास नहीं जताया जाता, कहां जताते हैं अपन हर किसी में? ईच अदर इन एनी केस, अगर दूसरे विषय में देखें किसी भी तरीके से, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये जैसे अपनी बातें हैं वो ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वो बदलने के लिए लायबल नहीं है, यानी योग्य नहीं है। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन। अब भाई मैंने क्या किया अपनी कल्पनाओं में, अपना कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पनाओं में खोई हुई है वो, कि मुझे ऐसे डायरी रखनी है, ऐसे करना है, ये सारी बातें सोच रही है। अब इन कल्पनाओं के बाद में क्या कर रही है? आई डोंट वांट टू जोट डाउन फैक्ट्स, जोट डाउन का मतलब होता है बिल्कुल ही यहाँ वहां की लिख देना। वो कह रही है जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं यहाँ वहां के तथ्य है ना, बिल्कुल ही बेकार तथ्य, वो इस डायरी में नहीं लिखना चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, ज्यादातर लोग यही करते हैं भाई, यहाँ की लिख देते हैं, वहां की लिख देते हैं, वो लिख देते हैं, फलान लिख देते हैं, ढिमकान लिख देते हैं, और लिखे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। क्या? हाँ, बट आई वॉन्ट द डायरी बी माई फ्रेंड, मैं चाहती थी कि डायरी मेरी दोस्त हो। इसका मतलब वो खास बातें मैं इसमें लिखूंगी जो मैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसका नाम रखूंगी किटी। ये नाम याद रखना भाई, किटी नाम। अब देखो अपने पास कुछ प्रश्न है, इसके बाद में पैराग्राफ के बाद में प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न क्या है? व्हाट मेक्स राइटिंग ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड,
अजीब अनुभव क्यों लगे भाई अपने पास? नेक्स्ट, क्या ऐसे राइटिंग लेखन कार्य थे जो एनी के लिए अजीब अनुभव महसूस होते हैं? देखो बात करते हैं आंसर की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एनी वॉज राइटिंग इन ए डायरी। ये पहली, एक तो पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम था जब एनी कोई डायरी लिख रही थी। She felt that later no one would be interested in the reading about the thoughts of a young girl। और उसके बाद ने ये सोचा कि बाद में कोई भी इस डायरी में रुचि नहीं लेगा। एक छोटी बच्ची की डायरी जो लिखे उसमें देखो इंटरेस्टेड कोई रुचि नहीं लेगा इन रीडिंग अबाउट द थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल। एक जवान छोटी सी बच्ची के विचारों में कोई रुचि नहीं लेगा। बोथ दीज फैक्ट्स मेड इट द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। और ये दोनों ही तथ्य हैं जो उसके लिए अजीब अनुभव पैदा करते हैं। पहला पर्सन। नेक्स्ट आते हैं। Why does Anne Frank want to keep a diary? आ गया ना, मैंने बताया था प्रश्न आएगा रे। हाँ प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देख लो, अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why does Annie want to keep a diary? डायरी क्यों रखना चाहती थी? अभी समझाया था, फिर भी समझा देता हूं। Annie wanted to keep a diary। एनी एक डायरी रखना चाहती थी एंड राइट इन इट अबाउट इट, और उसमें लिखना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि, यहां से शुरू होता है। शी हैड ए लॉट गोइंग ऑन हर हेड, क्योंकि बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, बहुत सी बातें चल रही थी। हेड का मतलब दिमाग के, सर में लिया गया। शी हैड नो फ्रेंड विथ हुम, उसके साथ उसका कोई दोस्त नहीं था। विथ हुम, जिसके साथ शी कुड टॉक अबाउट सच पर्सनल स्टफ, जिसके साथ वो अपने ऐसे व्यक्तिगत तथ्य, सब का मतलब यहाँ से लिया गया है जो उसके विचार है ना मन के, उनसे लिया गया है। ऐसी बातें वो शेयर कर सके, ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था। दस इसीलिए सी डिसाइडेड टू मेंटेन ए डायरी, इसीलिए उसने एक डायरी रखने की सोची। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है, व्हाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल। ये देखो अपने पास वही है, वो अपने पास लोगों के बजाय डायरी में क्यों विश्वास करती है या करना चाहती है? स्वाहा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक के अनुसार, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एनी फ्रैंक के अनुसार कागज मनुष्य से ज्यादा धैर्यवान होते हैं। शी चूज to confide more in her diary because she felt there was no friend who could listen to her with enough patience। वो ये अपने बात ये करे कि भाई वो डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके जीवन में ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो इतने धैर्य से उसकी बात सुन सके। अरे कहने का पेशेंस का मतलब धैर्य। अब बता देते हैं कैसे। अरे आप घर आ जाओ, आपने दादी जी आफान बुलावा है, आपनी चाची आफान बुलावा है, आपनी मम्मी अफान बुलावा, अपना पापा आफान बुलावा, पास में बैठे रहे, आफान एक कलान तो बैठा ले और वहां पे बैठ के वो आपस में समझाते हैं कि बेटा तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आपने मन नहीं करता और हम जाके उनसे कहें कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, आप खेलना चाहते हैं, वो खेलते नहीं है, तो वो अपनी बात आप उनको नहीं बता सकते। जब आप उनको नहीं बता सकते, इसका मतलब अगर आप लोगों ने उनको बता भी दिया है तो फिर वो आपका मजाक भी बना सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया कि अपने पास डायरी रखना शुरू कर देती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना पैराग्राफ शुरू हो जाता है। देखो पैराग्राफ में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो वो मैं देखूंगा भाई आगे, है ना। अगर यहाँ पे नहीं है तो आगे करवा देंगे, चिंता मत करो, सब कुछ करवाएंगे। के बाद में की कहानी शुरू करते हैं। पहले प्रश्न आ गए तो वो करवा दी मैंने। मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों को, जहां पे जो प्रश्न है वो अपन वहीं पे करने वाले हैं। चिंता मत करो, आप तो चिंता को साइड में रखो, मस्त होके सुनो, मस्त होके पढ़ो। ये ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग आज पढ़ाई नहीं करोगे या कठिन मेहनत नहीं करोगे तो आपको भविष्य में 100% मजदूरी ही करनी पड़ेगी। और मजदूरी का मतलब मैंने कहीं सुना था कि मजदूरी का मतलब होता है इंसान मजे से दूर हो जाता है ना। दिमाग में रखने वाली बात है। देखो बात करते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो मैं बता देता हूं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, कोई भी मेरी कहानी है जो अपने पास शब्द है, स्टोरीज या कहानियां, वो किटी के बारे में नहीं समझ पाता अगर मैं ऐसे कर देती। इफ आई वर टू प्लंज, टू प्लंज का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा, यहां वहां की वो लिख देना भाई, है ना, बिल्कुल अस्पष्ट लिख देना। अगर मैं वैसा कर देती हूँ तो कोई नहीं समझेगा भाई। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन का परिचय उसमें लिख देती हूँ। ऐसे तो कोई रुचि नहीं लेगा भाई मेरे अंदर, मैं अगर यहाँ वहां की लिख दूंगी, प्लंजिंग का मतलब लिखना। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मैं भी इतना ऐसा नहीं करना चाहती भाई।
कि मैं ये जो है ना ये अपने पास यहाँ वहां की रामायण लिखने वाली बात है। कहने का मतलब है बिल्कुल बेकार, यहाँ से उठाया ये लिख दिया, वो देखा वो लिख दिया, वो लिख दिया, वो लिख दिया, ऐसे नहीं करना चाहती थी वो, क्योंकि वो उसको भी पसंद नहीं था। नफरत ऐसे वो पसंद नहीं करती थी, डिसलाइक डूइंग सो, इतना ऐसा करना मुझे भी पसंद नहीं था। माई फादर, मेरे फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, यानी मेरे फादर सबसे बढ़िया फादर थे, पिता थे, जिससे कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे पिता कभी नहीं देखा भाई। जितनी साल देखा उसने, दूसरे के पापा को तो देखा होगा ना। आप सोचोगे सर इतनी सी उम्र में कहाँ कहाँ देख लिए, अरे दूसरे फादर भी था ना, उनके जैसे उसने अपने पिता जैसा नहीं देखा। डिडेंट मेरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, उसने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए। इसका मतलब बड़ा मेच्योर होके अपने आप अब आज की उम्र में बाल विवाह हो रहे हैं, और उसने देखो 36 साल की उम्र के नहीं हुए तब तक शादी नहीं की। एंड शी वाज 25, और वो जब तक 25 साल की नहीं हो गई, यानी मेरी माँ 25 साल की नहीं हो गई तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन मार्गोट, मेरी बहन का नाम मार्गोट है, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, उसका जन्म कहाँ हुआ? फ्रैंकफर्ट में हुआ, इन जर्मनी, इन 1926 उनका जन्म है। यानी मेरी बहन का जन्म कब हुआ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ, 1926 में हुआ। इसमें से प्रश्न आ सकते हैं भाई, ये ध्यान में रखना है, पैराग्राफ आ सकता है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। आई वाज बोर्न, मेरा जन्म हुआ ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ 1929 में। वो ये बताना चाह रही है कि मेरे फादर ने हमारे बीच में 3 साल का गैप रखा, यानी 3 साल के बाद में मेरा जन्म हुआ, मेरी बड़ी बहन के बाद में। इतना समझदार थे मेरे फादर। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही भाई, फ्रैंकफर्ट में रही कितने साल तक? जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1939, मेरे फादर 1933 में हॉलैंड माइग्रेटेड हो गए भाई, वहां पे जाके बस गए। हॉलैंड एक देश है। माय मदर एडिथ हॉलैंडर, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माता जिसका नाम ये है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम, वो भी उनके साथ चली गई टू हॉलैंड इन सितंबर, वो सितंबर में चली गई। इसके बाद में वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आसेन टू स्टे विथ और ग्रैंड मदर, और मुझे और मेरी बहन मार्गोट को आसेन भेज दिया गया। आसेन एक स्थान का नाम है भाई, यहाँ पे आसेन भेज दिया गया जहां पर मेरी दादी के पास हम रहे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, अब मार्गोट को भी दिसंबर में बुला लिया भाई, अब रह गई मैं। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं बाद में फरवरी में गई, यानी सभी। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट टू मार्गोट, और कब बुलाया गया मुझे? फरवरी में मार्गोट का जन्मदिन था, उस दिन मुझे टेबल पे उसके गिफ्ट के रूप में मुझे वहां ले जाया गया। ये इतनी कहानी हो जाती है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसके शायद क्वेश्चन है, वो मैंने बनाए नहीं है, अभी आगे बनाऊंगा मैं, चिंता मत करो। देखो क्वेश्चन नहीं है ना, मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, और मैंने वहां पर मोंटेसरी नर्सरी जो स्कूल होती है, मोंटेसरी होती है जहां पे अपने पास नर्सरी क्लासेस चलती है 1 से 5 तक की, वो मोंटेसरी स्कूल होती है। ये मोंटेसरी एक मैडम का नाम था, वहां से। ये साइकोलॉजी में है, वो बाद में समझाऊंगा, अलग मैटर है। तो मैंने मोंटेसरी स्कूल है वो ज्वाइन कर ली। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं मोंटेसरी स्कूल में कब तक रही? जब तक कि मैं 6 वर्ष की नहीं हो गई। एट विच टाइम, और उस समय तक। आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय तक मैं फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली क्लास जिसको बोलते रहे अपने आप। इन द 6th फॉर्म, हाँ हाँ, वहां पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इन द 6th फॉर्म माई टीचर्स वाज मिसेज कुपरस, मेरी जो टीचर कुपरस थी उसने क्या कहा? द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थी भाई। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों मिसेस कुपरस और मैं दोनों आंसुओं में थे। टीयर्स का मतलब आंसू, हम दोनों रो रहे थे, इसका मतलब ये कह रही है वो। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम एक दूसरे को हृदय तोड़ने वाला, दिल तोड़ने वाली विदाई कह रहे थे। जब बच्चे विदा होते हैं ना अपने यहाँ से, तो रोने शुरू कर देते रहे। मेरे पास भी है ना बच्चे, तो वो बच्चे जब उनकी विदाई करते हैं तो उनको आंसू आ ही जाते हैं, भावुक तो हो ही जाते हैं बच्चे, भावनाओं में तो बहते हैं बच्चे। आगे देखो। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अबे क्या हुआ भाई? गर्मियां थी 1941 की, मेरी दादी बीमार पड़ गई, तो उनका एक ऑपरेशन हुआ।
सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा जो जन्मदिन था उसमें कोई ज्यादा आनंद नहीं मनाया गया, कोई ज्यादा आनंद नहीं लिया भाई, क्योंकि ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया, ये कह रही है वो। ग्रैंड माई डेड इन जनवरी 1942, दादी है वो मेरी 1942 में चल बसी, जनवरी 1942 में उनका देहांत हो गया। याद रखना एक पैराग्राफ बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता था कि मैं कितना सोचती थी उसके बारे में, अपनी दादी के बारे में। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनको प्रेम करती हूँ। ये प्रश्न भी आएगा, देखो समझाने वाला हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स, और ये जो 1942 का मेरा बर्थडे था वो एक इरादे से बनाया गया दूसरों के लिए। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट, और ये दूसरा क्यों, ये इसलिए मनाया गया क्योंकि मेरी दादी माँ की जो कैंडल थे वो भी वहां पे जलाई गई अलोंग विथ द रेस्ट, बाकी सभी कैंडल्स के साथ, यानी दादी को याद किया गया जन्मदिन पर। नेक्स्ट है द फोर ऑफ अस ऑल स्टिल डूइंग वेल, हम चारों कौन, हम चारों में बात करें, दो बहनें और उनके माता पिता अच्छे तरीके से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये अपने पास 20 जून 1942 तक की बात है। एंड द सोलम डेडिकेशंस ऑफ माय डायरी, और बिल्कुल एक गंभीर मेरी डायरी के प्रति मेरा डेडिकेशन, मेरा लगाव था। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं पर्सन अपने यहाँ पे। हाँ, ये पर्सन ज्यादा थे ना, इसीलिए मैंने पैराग्राफ के क्वेश्चन से नहीं बनाए थे भाई। पर्सन क्या है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, अपनी बात आई थी ना कि उसने डायरी में अपने ऐसे कुछ यहाँ वहां की नहीं लिखी भाई, उसने ये सोचा कि मैं अपना जीवन लिखूंगी, अपने जीवन के बारे में लिखूंगी। बोर हो रहे होंगे, हाँ बोर तो मुझे पता है होते ही हो आप लोग, हाँ, लेकिन पढ़ाई में बोर होना मतलब आप अपने जीवन को खराब कर रहे हो। पढ़ाई में एक वो चाबी है जिससे आप अपनी प्रत्येक सफलता का ताला खोल सकते हो। दिमाग में रखने वाली बातें हैं ये, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, उसने अपने जीवन का परिचय लिखने की क्यों सोची भाई, क्यों निश्चय किया उसने, देखो एनी फील्स इट वुड, एनी सोचती थी, महसूस करती थी, इट वुड बी वेड टू जस्ट सिंपली टू जोट डाउन फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड। जो मेरे पास एनी ये सोचती थी कि अपने पास ये बहुत ही वेड का मतलब बहुत ही गंदा बेकार होगा अगर वो साधारण जोट डाउन फैक्ट्स लिख देती है, यानी झूठे तथ्य लिख देती है अपनी डायरी में और उसका कोई तथ्य पेश नहीं करती है, बैकग्राउंड नहीं पेश करती है। तो इनकेस समवन माइट रीड इट इन द फ्यूचर, हाँ वो कह रहे इनकेस अगर कोई भविष्य में इसको पढ़ेगा, भविष्य में पढ़ेगा, ही सी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेगुअली स्टार्टेड फैक्ट्स, तो वो वेगुअली का मतलब अस्पष्ट रूप से शुरू किए गए तथ्यों को नहीं समझ पाएगा भविष्य में अगर कोई पढ़ेगा तो। दस शी डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसी कारण से वो अपने जीवन का स्केच है, अपने जीवन का जो चित्रण है वो करना चाहती थी, याद रखना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। What tells you that Annie loved her grandmother? हाँ, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके पास कौन से तथ्य आते हैं जिसे लगता है कि एनी अपनी दादी से बहुत प्रेम करती थी? अभी आए हैं भाई, अभी आए हैं, देखो। द फैक्ट दैट एनी स्पेंड सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर इज सेल्फ सफिशिएंट टू इंप्लाई कनेक्शन बिटवीन टू द टू। अगर बात करें तो तथ्य ये है कि उसने अपने जीवन के प्रारंभिक बचपन के कुछ साल है अपनी दादी माँ के साथ बिताए, तो ये अपने आप में पर्याप्त है भाई, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है टू इंप्लाई कनेक्शन, ये साबित करने के लिए कि उनके बीच में कुछ संबंध था। Also, she explicitly mentioned in her diary that she misses her grandmother more than anyone is aware of, is evident enough that she loved her grandmother। और दूसरी बात करें तो उसने अपनी डायरी में भी अपनी दादी का जिक्र किया है, जो अपने आप में प्रमाण है कि वो अपनी दादी से प्रेम करती थी। आगे चलते हैं, आगे पैराग्राफ शुरू होता है और यहां से उसकी डायरी शुरू हो जाती है। इतनी बातें हो गई भाई, हाँ आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मजा आएगा रे, चिंता मत करो, अब आप सुनोगे तो आनंद आएगा भाई, ये ध्यान में रखना। डियरेस्ट किटी अपनी डायरी में लिख रही है बेचारी वो लड़की, डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी, और इंटायर क्लास इज क्वाकिंग इन इट्स बूट्स। क्वाकिंग इन इट्स बूट का मतलब होता है अपने आप में ही खोए रहना, अपने आप में बातें करना। डियरेस्ट किटी वो कह रही है कि हमारी सारी क्लास है वो अपने ही आप में बात कर रही थी, यानी अपने समूह बनाकर बैठे थे लोग और वो आपस में चर्चा कर रहे थे, मस्त होके क्यों कर रहे थे वो बताऊंगा अभी।
द रीजन, उसका कारण क्या है, रीजन का मतलब कारण क्या है भाई, कारण है ऑफ कोर्स निसंदेह इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट देयर। अब सामान्य अपने पास कारण ये था, निसंदेह ये था कि अपने पास फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो सामान्य अभी मीटिंग होने वाली है यानी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करेंगे, टीचर्स यानी अध्यापक डिसाइड करेंगे, निश्चित करेंगे, क्या करेंगे कि कौन तो आगे अपने ग्रेड में जाएगा यानी आगे वाली क्लास में जाएगा और कौन पीछे रहेगा। इसका मतलब है रिजल्ट आने वाला है। जब आपका रिजल्ट आता है तो धड़कनें बढ़ जाती है। धड़कनें कैसे बढ़ती है, धक 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 ऐसी बढ़ती है ना। हाँ, ये बढ़ना भी जरूरी है। अगर ये आपकी धड़कनें नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं करी है। जिस दिन आप अपना रिजल्ट देखो, यानी ध्यान से सुनना मेरी बात का, जिस दिन आप अपना रिजल्ट देखो और आपकी धड़कनें नहीं बढ़ रही है, आपकी धड़कनें नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब आपने पूरे साल कुछ नहीं किया है ना, ये ध्यान में रखना। तो अपने यानी वो बात कर लेते हैं, ये तो ऐसे चलती रहेगी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी से ज्यादा क्लास शर्त लगा रही है। शर्त लगा ले, मैं तो पास होऊंगा, शर्त लगा ले तू पास नहीं होगा, वो शर्त लगा रहे हैं। हाँ, जीएन एंड आई, जीएन उसकी दोस्त का नाम है, एंड आई लाफ ओवर सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। मैं और जीएन, जीएन नाम बताया उसने, जीएन और मैं, हम दोनों हंस रहे थे भाई, हंसे इस पर, दो ओवर सिली एट का मतलब बेवकूफी की तरह, बेवकूफों पर, द एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो लड़के बैठे थे, उनकी बेवकूफी पर हम दोनों दोस्त हंसे भाई। क्यों हंसे? सीएन, अब देखो यहाँ पे जीएन है, यहाँ पे सीएन एंड एंड जेकस उन लड़कों के नाम है भाई, है ना। Who have staked their entire holidays savings on their beds, उन्होंने अपनी सारी छुट्टियां है ना शर्त लगाने में खराब कर दिए भाई, शर्त लगाते रहे वो हमेशा ही। तो इस बात पे, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, वो यही कह रहे हैं कि तू तो पास हो जाएगा भाई। अरे तू चिंता मत कर, लड़कों की सबसे बड़ी बीमारी है, तू चिंता मत कर, तू हो जाएगा। और वो दूसरा क्या कहता है, अरे हो जाएंगे, चिंता मत करो। जब लड़कियां पेपर दे के आती है तो वो क्या कहती है, हाँ पेपर तो थोड़ा टफ था लेकिन मेरे 95% तो आ जाएंगे। और लड़के की कंडीशन क्या होती है, लड़के की कंडीशन ये होती है कि आज पेपर भी था। होता है, ये बहुत बार होता है, कई बार आते हैं, देखता है। मैं आप लोगों को ऐसे वीडियोज है ना, कभी कभी टाइम लगा तो जरूर दिखाऊंगा कि ऐसे नहीं बनना आप लोगों को। नो आई एम नॉट, वो कहता नहीं मैं नहीं हूँ, यस यू आर, तुम हो जाओगे, यानी वो यार तुम पास हो जाओगे मैं नहीं हूँ, तुम पास हो जाओगे मैं नहीं हूँ, तुम पास हो जाओगे मैं नहीं हूँ, ऐसे ही चलता रहा उनका। नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। हाँ, यद्यपि देखो इवन जीएस प्लीडिंग, जेस के उनकी प्लीडिंग करी भाई, वो प्रार्थना करी कि वो शांत हो जाए, उनकी तरफ घूर के देखती है। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मेरा गुस्सेल चेहरा देखकर भी उनको शांत नहीं करा सकता था। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। वो कह रही है, कौन एनी, यानी कह रही है डियरेस्ट किटी, अगर तुम मेरे से पूछो तो इस क्लास में एक क्वार्टर ऐसा है, यानी एक चौथाई बच्चे ऐसे हैं जिनको पीछे रख देना चाहिए, उनको फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं ना, वो एक ऐसा प्राणी होता है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में अपन बोल नहीं सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और टीचर एक ऐसे प्राणी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कब गुस्सा हो जाए, कब आपके साथ हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। अब बात करते देखो नेक्स्ट क्या है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मुझे मेरी जो लड़कियां दोस्त है ना उनके बारे में, मुझे अपनी लड़की दोस्त के बारे में चिंता नहीं है, अपने आप के बारे में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्या है, वी विल मेक इट, हम सब इसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हम सब पास हो जाएंगे, ये कह रही है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मुझे भरोसा नहीं है, और ये आप सभी के लिए भाई समस्या है, और वो क्या है, वो है गणित। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है 10th क्लास के पास आसपास, मैं आप लोगों के बारे में बता देता हूं। गणित के बारे में एक खास है, या तो आपके 100 में से 100 आ सकते हैं, नहीं आप फेल ही हो जाओगे, ऐसा सब्जेक्ट है ये। तो मेरे पास गणित का कोई वो थोड़ा क्या था, डाउट था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, बस
एनीवे फिर भी जो कुछ हम कर सकते थे वो था इंतजार, हम केवल इंतजार कर सकते थे। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, उस समय तक हम एक दूसरे से कहते रहे अरे निराश मत हो, हम सभी पास हो जाएंगे। हम भी तो कहते हैं ना, अरे यार ऐसे इतना मत सोचे, हो जाएगा हमारा पास, चिंता मत करो, है ना, होता है सभी के मन में आता भाई। आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, हाँ मैं अपने सभी टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार था, अच्छा संबंध था मेरा, यानी टीचर्स जो होते हैं ना उनको भी अपने स्टूडेंट से लगाव हो जाता है, वो बाद में स्पेशल तरीके से उसको पढ़ाता है। आगे तो देर आर 9 ऑफ देम, अगर मैं बात करूं हमारे टीचर्स की संख्या तो 9 थे। 7 मेन, 7 व्यक्ति थे, एंड 2 वुमेन, 2 महिलाएं थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फौजी हु टीच मैथ्स, अगर मैं बात करूं हमारे एक टीचर मिस्टर कीजिंग के बारे में, द ओल्ड फौजी, फौजी का ओल्ड फौजी मतलब क्या होता है यहाँ पे, पुराने ढंग का, फौजी का मतलब पुराने ढंग का, यानी पुराने तौर तरीकों का। वो हमें क्या पढ़ाता था, वो हमें गणित पढ़ाता था भाई, वो हमें गणित पढ़ाता है। वाज एनोयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज, और वो मुझसे एजेस, एजेस का मतलब यहाँ पे लंबे समय से लिया गया है, लंबे समय से नाराज है, क्योंकि आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं तो बहुत बातें करती थी। अब जो बच्चा बात करता है उससे टीचर नाराज होता ही होता है, स्वाभाविक है ये बात। इसके बाद में आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद में, आफ्टर सेवरल, कई वार्निंग्स, चेतावनी के बाद में, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया भाई। असाइन का मतलब गृह कार्य दे देना, एक्स्ट्रा होमवर्क नोट कर देना भाई कि हाँ इसको एक्स्ट्रा कार्य करना है। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और पता है एक टॉपिक दिया मुझे ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के दिया, और निबंध क्या था, ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब जो बकबक करने वाला होता है। हाँ, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स क्या लिख सकते हो उसके बारे में। अरे यार बकबक करने वाला एक डब्बा है, उसके बारे में मैं कहूं कि आपको लिखना, तो क्या लिखे बेचारा। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, लेकिन फिर मैंने ये सोचा मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड इट डाउन, जोटेड डाउन का मतलब शब्दों को लेना। द टाइटल इन माई नोटबुक, जोटेड डाउन का मतलब लिख लेना भाई, मैंने अपने नोटबुक में वो टाइटल लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, और अपनी बैग में डाली किताब। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और बिल्कुल शांत रहने की कोशिश की। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इवनिंग, उस शाम को, इस शाम को जिस समय टीचर ने वो होमवर्क दिया था। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना अलग जो अन्य गृह कार्य था वो कंप्लीट कर लिया, बचा हुआ, रेस्ट ऑफ का मतलब बचा हुआ गृह कार्य कंप्लीट कर लिया था। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आईज, तो उस नोट पे मेरी आंखें पड़ी, या मेरे वो नोट है वो ध्यान में आया, जिसपे मुझे क्या लिखना था, एसे लिखना था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं अपने उस टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट विषय के बारे में सोच रही थी, और अपने फाउंटेन पेन की जो निप होती है वो अपने मुंह में चबा रही थी। आप में भी आदत होती है, विचार करते करते ना पेन चबा लेते हैं, वो तो तब होता है ना जब स्याही मुंह में आ जाती है। इसके बाद में एनीवन कुड रेम्बल ऑन, कोई भी इसमें ना, रेम्बल ऑन का मतलब ऐसे बेकार की चीजें लिख देना, है ना, यहाँ वहां कुछ भी लिख देना वो कर देते हैं। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों को अंदर बीच में जगह देकर, यानी बड़ा सारा पैराग्राफ लिखना है तो एक शब्द यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन क्या है, मैं ऐसा नहीं करने वाली, तो क्या है, वाज कम वर्ड बट द ट्रिक, लेकिन योजना वाज ये थी, योजना क्या थी, was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, लेकिन तथ्य ये था, ये साबित करना था कि जो आर्गुमेंट है वो इस बात पे था कि बातें करना भी कितना आवश्यक होता है। नेसेसिटी का मतलब आवश्यक, क्या होता है, आवश्यक होता है, कि बातें करना, ये साबित करना आर्गुमेंट के द्वारा कि एक बच्चे के लिए बोलना कितना आवश्यक होता है, ये कारण था भाई। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अंत में मेरे एक विचार आया भाई, मन में एक विचार आ गया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी, मैंने 3 पन्ने लिख दिए भाई, 3 पेजेस लिख दिए जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किया था, गृह कार्य दिया था। एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतोष हो गए, संतोषप्रद हुई भी, मुझे खुशी हुई कि हाँ मैंने लिखा है। आई आर्ग्यूड दैट talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। हाँ, उसमें क्या आर्ग्यू क्या लिया, I argued, मैंने तर्क वितर्क किया भाई, that talking is a student's trait,
कि बातें करना छात्र की एक खूबी होती है, विशेषता होती है। ट्रेट का मतलब खूबी या विशेषता, मैं यहाँ पे खूबी लिख देता हूँ ना, तो विशेषता आएगा नहीं, खूबी। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ भाई, मैं अपना बेस्ट करूंगी इसको कंट्रोल करने की। मैं भी तो छात्र हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं शांत रहूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ द हैबिट सिंस my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about the inherited traits. और अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरी क्या, बट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं अपनी हैबिट का कोई इलाज नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बातें करती है जितनी मैं बातें करती हूँ। आई डिड इफ नॉट मोर, हाँ मैं ज्यादा नहीं करती हूँ। एंड दैट देयर, और यही कारण है, देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, और जो गुण आपको आपके वंश से मिले हैं, आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं, उनके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखा नहीं क्या, कुछ के माँ बाप ज्यादा बोलते तो उनके बच्चे भी ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसे गुणों का अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो अपने को वंशानुगत मिलते हैं ना, उन गुणों को अपन ठुकरा नहीं सकते, उनको अपन छोड़ भी नहीं सकते भाई। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, मिस्टर किजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मिस्टर किजिंग है वो मेरे इस आर्ग्यूमेंट्स पे हंसे भाई, बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू वो टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं आगे की क्लास में वैसे ही बात करती रही, ही असाइंड मी द सेकंड एसे, तो उन्होंने मुझे दूसरा एसे और दे दिया भाई। क्या दिया, दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनक्रेजिबल चैटरबॉक्स। का मतलब क्या होता है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसको बदला नहीं जा सके, बदला ना जा सके, वो होता है इनक्रेजिबल। तो भाई बाद में उसने एक और मुझे टॉपिक दिया, वो टॉपिक क्या दिया, एन इनक्रेजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसा बकबक करने वाला डब्बा जिसको अपन संशोधन नहीं कर सकते, जिसको अपन बदल नहीं सकते। अब बात करते हैं, आई हैंडेड इट इन, मुझे ये हाथ में दिया गया भाई। And Mr. Keating had nothing to complain about for 2 more whole lessons, और बाद में 2 whole lessons में कुछ नहीं मिली भाई, कोई शिकायत नहीं की, किसी सर ने मेरी शिकायत नहीं की। However, फिर भी तथापि during the third lesson, लेकिन तीसरे लेसन में he would finally had enough, अब अंत में बहुत काफी हो गया भाई। Annie Frank एज पनिशमेंट, एनी फ्रैंक को पनिशमेंट, सजा के तौर पे, फॉर टॉकिंग इन द क्लास में बात करने के लिए, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और उसने एक टाइटल दे दिया भाई। जब अंत में तीसरे जब उसकी बात हुई थी, तो उसने एक बात कही, फिर भाई क्या कही, कही कि जो बक 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 करने वाली मिस्ट्रेस है, कौन, सैड मिस्ट्रेस है, चैटरबॉक्स है, इसके बारे में आपको एक लेसन लिखना है, ऐसे लिखना है। थक गया था बेचारा टीचर, अरे मैं भी तो हो जाता हूँ ना, थक जाता हूँ किस बारे में, अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। या तो वो चुप हो जाए, नहीं फिर उसको एक्स्ट्रा कार्य दो, पहले एक्स्ट्रा कार्य देते थे, अब डंडे 2 बार धमका देते हैं। हाँ, धमकाने का मतलब है 2 डंडे लगा देना, मत सोच लियो डंडा लगेगा। द क्लास रोड, अब इस बात पे सारी क्लास हंसी भाई। जब टीचर बेइज्जती करता है किसी दूसरे स्टूडेंट की, तो दूसरे बच्चे जोर जोर से हंसते हैं, वही काम किया। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, जब दूसरे हंसे तो भाई मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्सेस, लेकिन अब मैं चैटरबॉक्सेस जो टॉपिक है उस पर थक गई थी लिखते लिखते। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया कुछ और करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक करने का। ये चल रही है उसके मन की कहानी। नेक्स्ट है माय फ्रेंड सेन, मेरी दोस्त सेन, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री में बहुत ही अच्छी है, पोएट्री लिखती है, कविता, पोएट्री मतलब कविता, कविता में बहुत अच्छी है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फॉर बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, उसने मुझे कहा कि मैं तेरी सहायता करूंगी, हम है ना अपना ऐसे कविता के रूप में लिखेंगे, और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं खुशी के मारे उछल पड़ी, जंप्ड फॉर जॉय, आनंद के लिए उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग है वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रश्न ध्यान से सुना, ये लाइन ध्यान से सुनना, ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस बिल्कुल ही बद्धे से सब्जेक्ट विषय के साथ वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये पक्का विश्वास दिलाना चाहती थी कि ये मजाक उन पर था, खुद पर। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी पोइम भाई समाप्त करी। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और बड़ी ही प्यारी सुंदर कविता थी।
इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक माँ डक बतख के बारे में थी, माँ जो बतख होती है उसके बारे में थी, एंड ए फादर स्वान, और एक जो बतख होता है जो हस्बैंड होता है वो फादर मदर के बारे में थी, बतख के बारे में। विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स छोटे बच्चे तो होते हैं उनके डकलिंग कहते हैं, डक के जो होते बतख के, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज द क्वाक्ड टू मच, उनको इतने समय तक पीटा गया, मौत आने तक उनको पीटा गया फादर के द्वारा, क्योंकि द क्वाक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे। लकीली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्य से मिस्टर किजिंग ने वो जोक अपने ऊपर ले लिया भाई। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने पोएम है कविता पाठ बच्चों को सुनाई भी, क्लास को सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने कमेंट भी किए भाई, बताया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और कई अन्य क्लासेज में भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद में मुझे बातें करने की अनुमति दे दी गई, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत मिस्टर किजिंग है वो भी आजकल मजाक कर रहे होते हैं। वहां पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके जो प्रश्न है ना बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है आपकी बुक का है, व्हाई वाज मिस्टर किजिंग अनॉयड विथ एनी, मिस्टर किजिंग एनी से क्यों नाराज थे। What did he ask her to do, वो उसे क्या करने के लिए कहते हैं भाई। तो देखो, मिस्टर किजिंग was annoyed with Annie because she was very talkative, वो उससे नाराज थे क्योंकि बड़ी बातूनी थी, talkative का मतलब बातूनी, ये भी बड़ा बातूनी और है, ध्यान से सुन लियो, इतनी भी बात नहीं करनी है। एंड दिस डिस्ट्रैक्टेड everybody in the class, और इससे हर किसी का ध्यान आकर्षित हो रहा था, यानी वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे उस एक के कारण। He assigned her an extra homework asking her to write an essay on the subject a chatterbox, और इससे उसने क्या किया कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क देने के बाद में क्या कहा कि जो सब्जेक्ट था उसका नाम क्या रखा, उस सब्जेक्ट का नाम रखा ए चैटर बॉक्स। बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर डायरी, सॉरी एसे, उसने अपने एसे में चैटर बॉक्स का जस्टिफाई टाइटल वो कैसे जस्टिफाई किया, देखो बात करते हैं। She gave 2 arguments to justify her being a chatterbox in the essay, उसने 2 उदाहरण पेश किए भाई, 2 आर्ग्यूमेंट्स तर्क वितर्क किए। वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स हॉबी, पहला दिया कि स्टूडेंट्स की आदत होती है बात करना, चैटिंग करना, बात करना। एंड अदर रीजंस दैट, उसने दूसरा कारण बताया, दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब गुण, और दूसरा कारण ये बताया कि आपके पास जो वंशानुगत जो गुण होते हैं उनमें कोई बदलाव भी नहीं होता है। वंशानुगुण कैसे बता रही है, वंशानुगत गुण इसलिए बता रही है क्योंकि उसकी माँ भी ज्यादा बातें करती थी। नेक्स्ट, सी कैरीड दीज जीन्स फ्रॉम हर मदर एज शी वाज सो वेरी टॉकेटिव, शी वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, उसने ये गुण अपनी माँ से लिए हैं और वो भी बहुत ज्यादा बातूनी हुआ करती थी, यानी बातें करते हैं, इसलिए वो अपना रीजन, अपने आर्ग्यूमेंट्स देती है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट मेड मिस्टर किजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, प्रश्न आ जाता है भाई, मिस्टर किजिंग ने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति क्यों दी, क्यों दी, अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले ही, देखो पढ़ते हैं आंसर। एनीज लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ पोएम, एनी का अंतिम पैराग्राफ या अंतिम निबंध जो कि कविता के रूप में था, सो मिस्टर किजिंग द स्लाइटर साइड ऑफ ए नॉटी चाइल्ड, वो आपके पास एक जो नटखटी बच्चा होता है, नटखट जो बालक होता है उसका जो एक हिस्सा होता है, एक जो उसका भाग होता है उसके बारे में समझाता है। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशंस गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और इससे उस पोएम से जो जनरेशन गैप है, जो जनरेशन यानी पीढ़ी का गैप जो होता है वो उन बच्चों और छात्रों के, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में दिखाया गया है, इसीलिए वो अनुमति दे देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली एंड डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, प्रश्न है आपकी बुक में, अपने परिवार का वर्णन क्यों करती है, ब्रीफ स्केच क्यों लिखती है, इसके बाद में क्या वो अपनी किटी को इनसाइडर समझती है कि बाहर वाली समझती है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं,
Annie feels it would be weird to just simply jot down facts without giving her background. यानी कहने का मतलब है एनी क्या महसूस करती है, वो ये महसूस करती थी कि अगर मैं साधारणतः कोई जोट डाउन कर देती हूँ तथ्य यहाँ वहां के लिख देती हूँ, जोट डाउन मतलब लिख देना भाई, जो कि बिल्कुल ही बढ़िया नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा लिख देती हूँ. इन केस समवन माइट रीड इट, हाँ अगर कोई ऐसे इन केस अगर किसी तरीके से कोई व्यक्ति पढ़े, माइट इसको पढ़ सकता है, इट इन फ्यूचर अगर भविष्य में पढ़े, संभावना तो कम बता रही लेकिन पढ़े, ही सी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेगुअली स्टेटेड फैक्ट्स. और वो क्या कर नहीं करेगा भाई, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो कोई भी अपने पास समझ नहीं पाएगा जो अस्पष्ट बातें हैं उनके बारे में. Thus, she decided to provide a brief sketch of her life. इसलिए उसने एक निर्णय किया कि वो अपना जीवन परिचय लिखेगी. She treats Kitty as an insider. वो उसको आंतरिक समझती है. As it was her only true friend, क्योंकि वो उसकी एक सच्ची मात्र दोस्त होती है. With whom she could share each and everything, जिसके साथ वो प्रत्येक बातें शेयर कर सकती है. बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं. ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, बड़े वाला प्रश्न है. हाँ, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, अपने फादर के बारे में कैसा सोचती है, मदर के बारे में, और मिसेज कुपरस और मिसेज कीजिंग. व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, यानी अपने पापा, अपनी दादी, अपने कुपरस मैडम और अपनी टीचर कीजिंग के बारे में क्या सोचती है, ये बताना भाई, क्या महसूस करती है. अकॉर्डिंग टू एनी, हर फादर इज द मोस्ट लवेबल मैन वन कुड एवर कम अक्रॉस. सबसे प्यारा इंसान बताती है अपने फादर को. शी इज लव्ड एंड मिस्ड हर ग्रैंडमदर, वो अपनी दादी को प्रेम करती है और उसे मिस करती है, याद करती है. मोर देन शी शोड, जैसा कि उसने दिखाती है उससे ज्यादा. शी वाज ऑन गुड टर्म्स विथ हर टीचर्स, वो अपने टीचर्स के साथ अच्छे संबंध है. एक्सेप्ट द ओल्ड फॉगी मिस्टर कीजिंग हु टॉट द मैथमेटिक्स, केवल मिस्टर कीजिंग को छोड़कर बाकी सभी टीचर के साथ उसके अच्छे संबंध है. द हेड मिस्ट्रेस मिसेज कुपरस was her class teacher, वो उसकी क्लास टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस कुपरस. एंड बोथ वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बड़े समीप थे भाई, बड़े संबंध थे अच्छे. मिस्टर कीजिंग ऑफन पनिश्ड एनी विथ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, मिस्टर कीजिंग वो एनी को सजा देते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देके एज ए पनिशमेंट, सजा के तौर पर, फॉर हर टॉकेटिव नेचर, उसके बातूनी व्यवहार के कारण. दिस इंडिकेट्स दैट एनी वाज एफेक्शनेट एंड लविंग पर्सन, इससे साबित होता है कि एनी है वो एक अच्छा प्राणी है, यानी जिसको कहते हैं अच्छे पात्र वाली, जिसको कहते हैं वो है. नेक्स्ट है, व्हाट डज एनी राइट इन हर डायरी, फर्स्ट एसे में क्या लिखा उसने, देखो, इन हर एसे एनी मेंशन दैट शी विल ट्राई हर बेस्ट टू मिनिमाइज talking between lectures, but this is a trait she inherited from her mother and it is difficult to eliminate an inherited trait. अब बात करते हैं भाई, वो क्या बताती है, वो ये बताती है, देखो सीधा सा अर्थ बताते हैं, तो बहुत बार आ गया है. वो ये बताती है कि अपने पास वो उनको कम तो नहीं कर सकती भाई, हाँ कोशिश करेगी, शी विल ट्राई कम करने की कोशिश करेगी, लेक्चर्स के दौरान बातें नहीं करेगी, लेकिन अपने पास वो उन गुणों का कुछ नहीं कर सकती जो कि उसको उसकी माँ से मिले या वंशानुगत मिले हैं. आल्सो हर मदर टॉक्स एज मच एज शी डज, वो उसकी माँ भी उतनी बातें करती थी जितनी वो करती है, इफ नॉट मोर, हाँ ज्यादा नहीं. शी आल्सो स्ट्रेस दैट टॉकिंग वाज ए नेसेसरी क्वालिटी फॉर ए गुड स्टूडेंट, और वो हमेशा जोर देके कहती थी कि आपके पास एक अच्छे पढ़ने वाले छात्र के लिए बातें करना जरूरी होता है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इज मिस्टर केजिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ, कैसे, देखो बात करते हैं. यस मिस्टर केजिंग इज एन अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, हाँ वो एक बिल्कुल जिनमें अपने पास जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऐसे पर्सन है, ऐसे व्यक्तित्व है. ही इज एंग्री विथ एनी फॉर बीइंग टॉकेटिव इन द क्लास, वो एनी से गुस्सा होते हैं क्लास में बातें करने के लिए. एंड गिव्स हर एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट एज ए पनिशमेंट, और सजा के तौर पे एक्स्ट्रा कार्य भी देते हैं. बट लेटर, लेकिन बाद में ही फाइंड्स हर एसेस टू बी विटी एंड अमेजिंग, लेकिन बाद में उसके ऐसे है वो बुद्धिमानी के माने जाते, विटी यानी बुद्धि वाले, और अमेजिंग आनंददायक लगे. दिस ब्रिंग्स अ चेंज इन हिम, इससे उनमें कुछ बदलाव हुआ. ही एक्सेप्ट्स हर आर्गुमेंट्स, वो उसके आर्गुमेंट्स तर्क वितर्क को स्वीकार करता है. ही डेवलप्स ए फनी बोन टू, उसमें भी थोड़ा मजाकियापन आ जाता है. एंड स्टार्ट्स क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास, और वो क्लास में मजाक करना शुरू कर देते हैं. दिस चेंज इन मिस्टर केजिंग नेचर शोज दैट ही इज अनप्रिडिक्टेबल, और यही वो व्यवहार है जिसके कारण हम कहते हैं कि मिस्टर केजिंग है वो आपके पास अनप्रिडिक्टेबल है. बात करते हैं नेक्स्ट.
नेक्स्ट आता है राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्रैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एनी वाज ए सेंसिबल, एक भावनात्मक 13 ईयर ओल्ड गर्ल, 13 वर्ष की लड़की है। दो सी हैड लविंग पेरेंट्स, यद्यपि उसके प्यारे माता पिता है। 30 फ्रेंड्स, 30 दोस्त हैं। शी वाज ओनली लोनली, वो लेकिन अकेली है। शी कुड नॉट शेयर हर इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ हर फ्रेंड्स, लेकिन वो अपने आंतरिक जो बातें हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकती है। शी न्यू दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड, वो नहीं मान सी न्यूज, वो जानती थी कि कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। हर नीड टू कीप ए डायरी, और इसलिए वो अपने पास डायरी की आवश्यकता समझती है। एनी एनी है भाई, यहाँ पे ये नाम रखना, एनी की स्पेलिंग ये है। एनी वाज वेरी केयरिंग एंड लविंग, बहुत ही परवाह करने वाली और बड़ी प्यारी लड़की थी। सी अडोर्ड हर फादर, वो अपने फादर की क्या करती है, तारीफ करती है। सी लव्ड हर ग्रैंडमा, अपनी दादी से भी प्यार करती है। ऑफन थॉट ऑफ हर आफ्टर हर डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद में, दादी के चले जाने के बाद में भी उसको याद करती है। शी वाज क्वाइट मैच्योर फॉर हर एज, हाँ बहुत ही ज्यादा मैच्योर लड़की थी अपनी उम्र के हिसाब से। फॉर शी न्यू दैट नो वन वुड हैव टाइम फॉर द थॉट्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड, और उसमें ये भी क्षमता थी, ये भी मानती थी कि मानती थी, जानती थी कि कोई भी उसके विचारों को नहीं सुनेगा, नहीं विचार करेगा। It was because of this immaturity that she could not confide in her friends, और यही वो मेच्योरिटी थी जिसके कारण वो अपने दोस्तों में विश्वास से नहीं कर पाती थी। अब शायद यहाँ पे आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मजा आया होगा, आनंद आया होगा, प्रेरणा मिली होगी, सारा कुछ हुआ होगा भाई। प्रश्न भी बड़े शानदार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है वो प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो ये मान के चलो कि आपको ये चैप्टर अगर कंप्लीट देख लिया है तो एग्जाम में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे अपना नया चैप्टर लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।